मनोहर हिंदी कहानियाँ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी। आज मुझे कहीं भीतर तक गुदगुदी हुई थी। वैसे तो बात झुंझलाने लायक थी, परंतु मैं खुशी से विभोर हो उठी थी। मेरा 7 वर्षीय बेटा रोहित धूल पसीने से सराबोर तूफानी गति से कमरे के भीतर आया। गंदे पैरों से साफ सुथरी चादर बिछे पलंग पर 2-4 बार कूदा, फिर पलंग से ही उस कुर्सी के हत्थे पर कूदा जिस पर मैं बैठी थी। हत्थे से वो मेरी गोद में लुढ़क गया और मचल मचल कर अपने धूल पसीने से मेरी साफ सुथरी रेशमी साड़ी को सराबोर कर दिया। 2-4 मिनट मुझसे लिपट चिपट कर ममता की सुरक्षा से आश्वस्त हो फ्रिज की ओर लंबी कूद लगाई। एक बोतल निकालकर गटागट पानी पिया, फिर जिस गति से आया था उसी गति से वापस बाहर खेलने के लिए निकल गया। रोहित की उस हुड़दंगी हरकत के बावजूद मैं खुश इसलिए हुई क्योंकि ऐसी हरकत ने उसका बचपना लौट आने का दृढ़ संकेत दिया था। मेरी यह बात शायद अटपटी या मूर्खतापूर्ण लगे, क्योंकि किसी बच्चे का बचपना लौटने का भला क्या मतलब है। बच्चा है तो बचपना तो होगा ही। बिल्कुल ठीक बात है। रोहित में भी बचपना था। शुरू के 4 साल तक तो उसका बचपना ऐसा मोहक था कि सूरदास के श्याम का चित्रण भी मुझे फीका लगता था। एक बर्फी के टुकड़े या टॉफी के लिए ठुमक ठुमक कर जब भी वो अपने मासूम करतब दिखाता तो बरबस ही रसखान की छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे वाली पंक्तियां याद आ जाती थीं। उसकी संगीतमय लयदार तुतलाती बोली पर मैं यशोदा मैया की तरह बली बली जाती थी। लेकिन ऐसा बस 4 सालों तक ही हुआ। उसके बाद अचानक उसका बचपना कम होता गया और वो मुरझा सा गया। उसके मुरझाने का जिम्मेदार अन्य कोई नहीं बल्कि मैं ही थी, उसकी माँ। किसी भी माँ की तरह मैंने सपने में भी नहीं चाहा था कि मेरी कोख का फूल असमय मुरझाए, बल्कि मेरी कल्पना का फूल तो कुछ ज्यादा ही खला खला, रंगीन, स्वस्थ, प्यारा व मनमोहक था। शायद कल्पना की यह ज्यादती ही मेरी शत्रु बन गई, मेरे रोहित के बचपने के लिए घातक बन गई। रोहित के 4 साल का होने तक तो मैं सचमुच एक खुशहाल माँ रही। मैंने जो भी कल्पनाएं की थीं वे मानो किसी जादू की बदौलत पूरी होती गईं। बल्कि कल्पना की जो ज्यादती की थी वो भी पूरी होती गई। मैंने चाहा था कि पहला पहला मेरा लड़का हो। वही हुआ। वो किसी मॉडल बेबी की तरह घुंघराले बालों वाला, तंदुरुस्त, गोरा व चमकदार हो। रोहित वैसा ही पनपा। मेरी कल्पना के मुताबिक ही उसने 2-3 शिशु सौंदर्य प्रतियोगिताएं जीतीं। अपने सुदर्शन पति के साथ स्वयं सुदर्शन बनी अपने किलकारते बेटे को प्रैम में लिटा कर जब मैं पार्क में टहलती थी तो कोई गहरी साध पूरी हुई लगती थी। संतान के मामले में हर ओर से प्रथम गिने जाने की मेरी आदत सी पड़ गई। मुझे इस बात का अभिमान भी हो चला था। फिर मानो मेरे अभिमान पर किसी ने चोट करनी शुरू कर दी। उस दिन रोहित को सजा धजा कर तथा खुद भी सज धज कर मैं व मेरे पति दाखिले के वास्ते रोहित को स्कूल ले गए। वो स्कूल शहर का सबसे अग्रणी अंग्रेजीदां स्कूल था। हालांकि वो हमारे घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर था, परंतु सिर्फ दूरी के कारण उस सबसे प्रसिद्ध स्कूल को नकारना मुझे मान्य नहीं था। फिर उस स्कूल की एक शानदार स्कूल बस चलती थी जो कि हमारे घर के नज़दीक ही रुकती थी। स्कूल की यूनिफॉर्म में रोहित को बस स्टॉप तक लाना व बस में चढ़ाकर उसे बाय बाय करने वाली कल्पना को साकार करने के लिए यह बेहद उपयुक्त मौका था। लेकिन ये सब कल्पनाएं धराशायी होती लगीं जब रोहित को स्कूल में प्रवेश न मिला। इसका कारण यह था कि प्रवेश परीक्षा में रोहित कुछ भी नहीं कर पाया था। दरअसल मैंने उसे कुछ सिखाया ही नहीं था। मुझे यह एहसास ही नहीं था कि इतने छोटे बच्चे की लिखित परीक्षा भी होगी। फिर मैंने दांतों तले उंगली दबाकर रोहित से भी छोटे बच्चों को वहां पेंसिल थामे ए से जेड तक लिखते देखा। एक 4 साल का बच्चा तो वहां ऐसा था जो बड़े बड़े सवाल हल करके सबको चौंका रहा था। कहते हैं उसका टीवी में भी प्रदर्शन हो चुका था। स्कूल से विफल लौटकर मैं अपने कमरे में खूब रोई। इतना रोई कि घर वाले परेशान हो उठे। सुंदर सी रिपोर्ट कार्ड में 100% नंबर व शानदार रिपोर्ट लाता रोहित
नर्सरी राइम को पश्चिमी धुन में सुनाता रोहित, मीठी मीठी अंग्रेजी में सबसे बतियाता रोहित। सारे सपने चूर चूर हो गए थे। बहरहाल यह बेहिसाब रोना धोना काम आया। मेरे लगभग विरक्त ससुर विचलित हो उठे। पहले तो वे मुझे सुना सुना कर मेरी सास को समझाते रहे कि बच्चे को पास के रवींद्र ज्ञानार्जन निकेतन में डाल दो, वहाँ अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं परंतु माहौल हिंदुस्तानी रहता है। अपने त्योहार, संस्कृति आदि के बीच रहकर बच्चा बड़ा होता है। पुस्तकें भी बाल मनोवैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत, सरल व क्रमबद्ध होती हैं। परंतु उनकी ये सब बातें मुझे उन्हीं के हिसाब की पुरातन व बूढ़ी लगीं। मेरा रुदन जारी रहा। फिर मेरी सास के उकसाने पर वे कहीं बाहर गए। थोड़ी ही देर में लौट आए और मुझे सुनाते हुए मेरी सास से बोले, इससे कह दो कि कल रोहित का दाखिला उसी स्कूल में हो जाएगा। शिक्षा निदेशक ने प्राचार्य से कह दिया है। यह कहकर वे अपने कमरे में चले गए और मैं बौखलाई सी चुप हो गई। बस ऐसे ही किन्हीं इक्का दुक्का मौकों पर याद आता था कि बिल्कुल साधारण और सरल व्यवहार वाले मेरे वृद्ध ससुर न सिर्फ अवकाश प्राप्त उपकुलपति हैं बल्कि अपने तमाम छात्र पदाधिकारियों के बीच आदरणीय हैं। मैं मन ही मन ससुर जी की जय जयकार कर प्रफुल्लित हो उठी। रात को जब पतिदेव दफ्तर से लौटे तो उन्हें दरवाजे पर ही यह बात बताई। वे खुश होने के साथ थोड़ा चिंतित भी हो उठे कि क्या रोहित अन्य बच्चों के बराबर आ पाएगा। मैंने कहा, चिंता की बात न करें, महीने भर के भीतर ही रोहित कक्षा में प्रथम होगा। उसके बाद दाखिला, वर्दी, किताबें, जूते, चाय आदि खरीदने पहनाने के 2-4 खुशनुमा दिन निकले। स्कूल द्वारा अनापशनाप फंडों के नाम पर ढेर सारा पैसा बटोरने से कोफ्त तो हुई पर खुशी की इतनी भरमार थी कि उसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। पहले दिन रोहित जब स्कूल बस में चढ़ा तो उसका चेहरा घबराहट के मारे सफ़ेद पड़ा हुआ था। फिर भी वो मुस्कुराने का प्रयत्न कर रहा था क्योंकि मैंने उसे बहादुर बच्चा बने रहना तथा कतई न रोने का पाठ अच्छी तरह पढ़ा रखा था। मैं जब उसे बैठाकर बस से उतरने लगी तो वो दहाड़ मार कर रो पड़ा। मेरा दिल भी कांप गया तथा मैं इस इरादे से उसके पास बैठ गई कि स्कूल तक छोड़ आऊंगी। लेकिन तभी मशीनी मिठास भरी अंग्रेजी बोलती हुई सिस्टर ने रोहित को लॉलीपॉप देकर चुप कराया तथा मुझे कोई चिंता न करें, हम सब संभाल लेंगे कहते हुए नीचे उतार दिया। जब बस चली तो मुझे फिर रोहित का कातर रुदन सुनाई पड़ा। बहरहाल मैं मन खड़ा कर वापस घर आ गई। आखिर स्कूल जाना तो उसे सीखना ही था। सुबह 7 बजे का निकला, रोहित 4 बजे वापस घर पहुंचा। एक तो ऐसे ही स्कूल का समय लंबा था, ऊपर से दूर होने के कारण 2 घंटे आने जाने में खपते थे। वापसी में रोहित रोआसा होने के साथ साथ उनींदा भी था। वो आते ही मुझसे लिपटकर जोर से रोने लगा और स्कूल नहीं जाऊंगा की रट लगाने लगा। मेरे अंदर की माँ काफी कसमसाई थी, परंतु जो धुन सवार थी उसकी तीव्रता में वो कसमसाहट खो गई। मैं उसे अंग्रेजी बोलती हुई प्यार करने लगी और उसे उकसाने लगी कि अपना रोना वो अंग्रेजी में रोए। चॉकलेट देकर उसे चुप कराया और दुलारते पुचकारते हुए खाना खिलाया। ऐसा शुरू में कुछ दिन हुआ और फिर शीघ्र ही यह सब आदत में आ गया। सप्ताह भर बाद जब स्कूल से लौटकर अलसाया सा रोहित खाना खा रहा था, मैंने उसके बस्ते को जांचा। मैं उदास हो गई जब देखा कि गणित व अंग्रेजी की कॉपियों में लाल स्याही से अध्यापिकाओं ने लिख रखा था, बच्चा कमजोर व पिछड़ा है, अभिभावक विशेष तैयारी कराएं। गृह कार्य में इसे जेड तक 10 बार लिखना था। खैर, उस समय जल्दी जल्दी रोहित को खाना खिलाकर मैं वहीं मेज पर उसे ABCD सिखाने बैठ गई। 2-1 वर्ण तो उसने लिख लिए, परंतु फिर वो टालमटोल करने लगा। उसे नींद भी आ रही थी और वो बाहर बच्चों के साथ खेलना भी चाह रहा था। मैं थोड़ा खींच गई। मैं चाह रही थी कि एक ही दिन में वो पूरी वर्णमाला सीख ले। मैंने उसे पीटकर सिखाना शुरू कर दिया। उसने 2-1 वर्ण और सीख लिए। उसके बाद तो जैसे वो न सीखने पर अड़ गया, मैं सिखाने पर अड़ गई। मारने पर वो बेशर्म की तरह रोया। मुझे और गुस्सा आ गया।
इधर मेरी सास उलाहना देने लगी, अरे अभी बच्चा है, सीख जाएगा धीरे धीरे, उसे खेलने दे कुछ देर। सुबह का गया स्कूल से थक कर आया है। सास से मेरा मेल कम ही खाता था। उनकी ये बातें तो मुझे बिल्कुल नहीं सुहाईं। मैं रोहित को उठाकर अपने कमरे में ले गई। उसके छोटे से हाथ में जबरदस्ती पेंसिल थमाकर उसके सामने स्केल लेकर खड़ी हो गई कि देखूं कैसे नहीं सीखता। स्केल से रोहित डरता था, ऊपर से मेरी मुखमुद्रा देखकर उसके बालक मन को कुछ अंदाजा हो गया। वो सहम कर चुप हो गया। पूरी चेष्टा करके उसने घंटे भर में 8-10 टेढ़े मेरे वर्ण लिखने सीख लिए। मैंने खुश होकर उसे प्यार किया। वो भी एक थकी हुई बचकानी हंसी हंसा। फिर जल्दी ही वो सो गया। इस तरह से रोहित से बचपना छीनने की शुरुआत हुई। मैंने रोहित के पीछे पड़कर रोज उसे पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। सुबह उठते ही उसे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। तैयार करते करते भी उससे कुछ पूछती बताती रहती थी। वो भी मशीनी तौर पर बताए और याद किए जाता था। शाम को स्कूल से लौटते ही मैं उसका बस्ता टटोलती थी तथा खाना देकर कपड़े बदलवाती। फिर उसकी अनेक आवश्यकताओं को जल्दी से निपटा कर उसको पढ़ाने बैठ जाती। इधर सास ने ज्यादा भुनभुनाना शुरू कर दिया था। उनका गुस्सा भी मैं रोहित को पढ़ाते हुए निकालती। छमाही परीक्षाओं में रोहित अपनी कक्षा में प्रथम आया। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। घर में जो भी पड़ोसी या मेहमान आता, उसे मैं वो रिपोर्ट कार्ड जरूर दिखाती। समय गुजरता गया। मैं अन्य सब बातों की उपेक्षा कर इस चेष्टा में लगा रही कि रोहित कक्षा में प्रथम बना रहे। धीरे धीरे वो शारीरिक तौर पर कमजोर पड़ने लगा। उसकी आंखें सूनी सूनी रहने लगीं। खेलने में उसका मन न लगता। चिड़चिड़ाने भी लगा था। कई बार वो अजीब सी जिद करके ऐसे रोने लगता कि मुझे गुस्सा आ जाए। उसे प्यार करने पर अब संतुष्टि सी नहीं होती थी। वो कुछ अजीब सी बातें व हरकतें करने लगा था। मुझे जब तब उस पर गुस्सा आने लगा। कमजोर पड़ता देख उसे मोटा करने के लिए मैं टॉनिक देने लगी। मक्खन व शहद जैसी चीजें ज्यादा खिलाने लगी, पर वो और कमजोर होता गया। अच्छी अच्छी चीजें जब मैं जबरदस्ती उसे खिला देती तो उसे उल्टी हो जाती। उससे मैं परेशान व दुखी हो जाती। फिर वो पढ़ाई में भी पिछड़ने लगा। कहाँ तो शुरू में उसने सब कुछ तेजी से सीखा, परंतु तीसरी कक्षा में वह ठीक न चल पाया। घर में सब कुछ सही सुना कर वो परीक्षा में गलत कराता। इसका उसे अफसोस भी होता और मेरी डांट अलग पड़ती। मैं दिन रात किताब लिए उसके पीछे पड़ी रहती। वो भी रटता रहता, परंतु फिर भी वो पिछड़ने लगा था। मेरी कल्पना के सारे विस्तार एक साथ सिकुड़ने लगे। मैं बौखलाने लगी। कई बार मुझे रोना आ जाता। मुझे लगता कि कहीं कुछ गलती तो जरूर हुई है, पर मैं यकीन नहीं कर पाती कि जो मैंने इतना जोर शोर व मेहनत से किया था उसमें कुछ गलत था। गर्मियों के अवकाश के दौरान रोहित अधिकतर बीमार रहा। खेलना तो वो जैसे भूल ही गया था। एक दिन उसका बुखार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। वो बेहोश सा हो गया, जिससे मैं घबरा गई। मेरी घबराहट और बढ़ गई जब वो बेहोशी में कभी पहाड़े सुनाने लगा तो कभी अंग्रेजी के प्रश्नोत्तर। ऐसा वो लगातार देर तक करता रहा। मैं डर गई। मेरे पति देर रात तक दफ्तर से लौटते थे, इसलिए मुझे हिम्मत बंधाने के ख्याल से मेरे सास ससुर पास बैठे थे। वे पहाड़े व प्रश्नोत्तर उन्होंने भी सुने। मुझे लगा कि सास तीखा उलाहना देंगी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे हिम्मत बंधाने लगी। दवा दे दी है, बुखार उतरता ही होगा। आज कभी न बोलने वाले मेरे ससुर बोले, बेटी, जमाने के मायाजाल में इतना न फंसो कि प्रकृति की लय से कदम ही टूट जाएं। तुम्हारी धुन के कारण रोहित अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु गंवा चुका है, यानी अपना बचपना। जरा 3 साल पहले के रोहित को याद करो। क्या यह वही रोहित है? खूब पढ़ा लिखा कर इसे क्या बना दोगी? समाज व जिंदगी में ठीक तरह से बरत सके, इसके लिए पढ़ाई जरूरी तो है, परंतु उसका मकसद व तरीका मानसिक विकास वाला होना चाहिए।
तुमने तो मानसिक विकास के बजाय इसे मानसिक कुंठा का शिकार बना दिया और खुद भी मनोरोगी बन रही हो। जो भी है, अभी बात हाथ से निकली नहीं है। इन 3 सालों में अंग्रेजियत भरी इस टीमटाम के खोखलेपन को तुम भी काफी कुछ समझ चुकी होगी। बच्चे को जूते, टाई और बेल्ट में कसकर हर समय बाबू साहब बनाने के बजाय उसे अन्य बच्चों के साथ उछल कूद करने दो। बच्चे की यही प्राकृतिक आवश्यकता भी है। उसे फिर टॉनिक देने की जरूरत नहीं रहेगी। उसे किसी नज़दीक के छोटे व कम समय वाले स्कूल में डालो ताकि वो जल्दी घर आ सके और माँ के प्यार की खुशबू पा सके। अंग्रेजी के वाक्य रटाने के बजाय उसे समझ आने वाली भाषा में उन वाक्यों की गहराई को समझाओ ताकि उसका मानसिक विकास हो। उसे खेल खेल में पढ़ाने के तरीके ईजाद करो। पढ़ाई उतनी ही कराओ जितनी कि उसका नन्हा दिमाग जज्ब कर सके। बच्चे को प्रथम लाने के चक्कर में न रहो, उसके दिमाग को विकसित करो। वैसे भी तुम पाओगी कि अधिकतर सही विकास वाले बच्चे ही अच्छे नंबर लाते हैं, विशेषकर बड़ी कक्षाओं में। ससुर जी की बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी। यह लगभग वही आवाज थी जो कि आजकल मेरे मन में उठने लगी थी। कुछ देर बाद रोहित का बुखार जब कुछ कम हुआ तो सास ससुर अपने कमरे में चले गए। मेरी सोई हुई ममता कुछ ऐसी जागी कि थरथराते हुए मैंने रोहित को अपने से चिपका लिया। रोहित क्षण भर को नींद से जागा और कुछ अविश्वास से मुझे देखा। फिर माँ कहता हुआ मुझसे कसकर लिपट कर सो गया। दूसरे दिन मैंने अपने सास ससुर को सुनाते हुए पति से कहा, सुनिए, रविंद्र ज्ञानार्जन निकेतन का प्रवेश फॉर्म ले आना। इस बार रोहित को यहीं डालेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने विचार प्रकट करने के लिए कमेंट कीजिए। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो डालने पर आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।